नमस्कार। वेलकम टू इनसाइट टुनाइट विद अशोक व्यास। आज का ये कार्यक्रम विशेष रूप से उन ऐतिहासिक पलों को आप तक लेकर आने वाला है जो भारत के प्रजातांत्रिक इतिहास में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन के साथ जुड़े हैं। मेरे पीछे जो बिल्डिंग आप देख रहे हैं, ये परिसर है भारत के नए संसद भवन का, और 18 सितंबर के दिन संसद के पुरानी इमारत में अंतिम सत्र को संबोधित किया गया। भारत के प्रधानमंत्री महोदय द्वारा क्या कुछ कहा उन्होंने, उसके बारे में चर्चा करेंगे आज के इनसाइट टुनाइट विद अशोक व्यास कार्यक्रम में। लिए चलेंगे कुछ झलकियों की तरफ, उन खास बातों की तरफ जिनका उल्लेख किया गया संसद में। कल जन्मदिन था भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का, और उन्होंने मेट्रो रेल यात्रा में क्या अनुभव किया उसके बारे में आपको बताने के अलावा आज के इनसाइट टुनाइट कार्यक्रम में आप देखेंगे किस तरह आधुनिक तकनीक के साथ तालमेल बैठ रहा है भारत की परंपराओं का, और विश्वकर्मा दिवस के मनाए जाने की कुछ झलकियां भी आज के इनसाइट टुनाइट कार्यक्रम में आपकी प्रतीक्षा करेंगी। तो प्रारंभ करते हैं उस मेट्रो रेल यात्रा के कुछ दृश्यों के साथ, जिसमें संभवतया एक सुखद आश्चर्य था प्रधानमंत्री जी के लिए जब संस्कृत भाषा में उन तक जन्म दिवस की मंगल कामनाएं पहुंचाई गई भारत की युवा शक्ति द्वारा। आइए देखें ये दृश्य। और उसी के उस पे मैं आपके लिए विश संस्कृत में सुनाना। जन्मदिनमिदं अयि प्रिय सखे, जन्मदिनमिदं अयि प्रिय सखे, शन्तनातु ते सर्वदा मुदं प्रार्थयामहे भवसतायुषी, ईश्वरा सदा त्वं च रक्षतु। जन्मदिनमिदं अयि प्रिय सखे, जन्मदिनमिदं। हैप्पी बर्थडे टू यू, हजारों साल ये मेरी हैप्पी बर्थडे टू, हैप्पी बर्थडे। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उद्घाटन किया यशो भूमि का भी। क्या है ये कॉन्फ्रेंस? टूरिज्म इंडस्ट्री को बढ़ावा देने की दिशा में उठाया गया एक कदम, और इसकी लागत 5 लाख करोड़ रुपए बताई जा रही है। क्या भूमिका होगी इस भवन की? किस तरह ये भविष्य के भारत को विश्व पटल पर ले जाने के लिए एक शानदार सेंटर का काम करेगा? ये दृश्य देखकर आपको भारत के विकास यात्रा के इन महत्वपूर्ण चरणों के बारे में जानकर गर्व का अनुभव होगा। कल्पनाशीलता को पंख लग जाते हैं जब खुलकर अपनी संभावनाओं को खंगालने के लिए कोई व्यक्ति समर्पित हो जाए, कोई राष्ट्र समर्पित हो जाए। यशो भूमि यश के साथ जुड़ा हुआ भारत के लिए बहुत सारा यश लाने का एक महत्वपूर्ण केंद्र बनता दिखाई दे रहा है। भारत, जहां 140 करोड़ सपने हैं और 140 करोड़ धड़कनों का एकजुट सामूहिक सामर्थ्य, जहां आज सुशासन, सेवा और गरीब कल्याण के लिए समर्पित एक अभूतपूर्व और युग दृष्टा नेतृत्व है। आज का नया भारत माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 21वीं सदी की जरूरतों के अनुरूप लगातार एक के बाद एक वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार कर रहा है।
प्रधानमंत्री जी का विजन है कि भारत विश्व पटल पर भविष्य के अवसरों का अधिक से अधिक लाभ उठाए और दुनिया के बेहतर भविष्य के लिए विश्व मित्र के रूप में उभरे। ये सिर्फ एक कन्वेंशन सेंटर, एक एक्सपो सेंटर ही नहीं है, बल्कि देश और दुनिया के व्यापार कारोबार का एक जीता जागता वाइब्रेंट केंद्र होगा। इस व्यापक विजन को मजबूती देने के लिए प्रधानमंत्री जी ने वर्ष 2018 में जिस परिकल्पना की आधारशिला रखी थी, आज यशोभूमि के रूप में साकार हो चुकी है। 221 एकड़ क्षेत्रफल में विकसित, अत्याधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित यशोभूमि दुनिया के सबसे बड़े मीटिंग्स, कन्वेंशंस और एग्जीबिशंस की सुविधा से युक्त केंद्र में से एक है। यशोभूमि इंटीग्रेटेड डिजाइन का मास्टरपीस है। इसके केंद्र में आइकॉनिक कन्वेंशन सेंटर है, जिसमें अलग अलग आकार के 15 कन्वेंशन रूम कुल 11,000 प्रतिनिधियों की मेजबानी आसानी से कर सकते हैं। प्राइमरी ऑडिटोरियम में इनोवेटिव ऑटोमेटेड रिट्रैक्टेबल और रिकॉन्फ़िगरेबल सीटिंग सिस्टम लगा हुआ है, जिसकी मदद से 10 अलग अलग तरीकों से बैठने की व्यवस्था की जा सकती है और एक बार में 6,000 गेस्ट बैठ सकते हैं। कन्वेंशन सेंटर में विभिन्न कार्यक्रमों के लिए अलग अलग कमरे हैं। ग्रैंड बॉलरूम में 2,500 लोग बैठ सकते हैं। यशोभूमि में है विश्व के कुछ सबसे बड़े प्रदर्शनी हॉल। ये हॉल 28,000 वर्ग मीटर से 32,000 वर्ग मीटर आकार के हैं, यानी हर हॉल 5 फुटबॉल मैदानों के बराबर है। इस कन्वेंशन सेंटर में भारत का सबसे बड़ा एलईडी मीडिया फसाड है। यहाँ 3,000 से अधिक कारों को अंडरग्राउंड पार्किंग की सुविधा है। यशोभूमि का पर्यावरण अनुकूल परिसर IGBC प्लैटिनम रेटिंग वाला है। सौर पैनल, रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम और 100% अपशिष्ट जल के पुनः उपयोग की व्यवस्था से युक्त यह केंद्र सस्टेनेबिलिटी और इको फ्रेंडलीनेस के प्रति भारत की मजबूत प्रतिबद्धता की भी मिसाल है। जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार द्वारा सदन के 5 दिवसीय विशेष सत्र को आहूत करने की घोषणा की गई थी, तब से ये बाजार गर्म था कि क्यों ये विशेष सत्र बुलाया जा रहा है। क्या चर्चा होना आवश्यक है जो सदन के निर्धारित 3 सत्रों से परे इतना महत्व रखती है कि जिसके लिए इसका आह्वान किया गया है। एक बात तो स्पष्ट है कि गणेश चतुर्थी के दिन संसद के नए परिसर में प्रवेश होकर कार्यवाही प्रारंभ हो जाएगी और एक संकेत मिल रहे हैं कि महिलाओं के आरक्षण संबंधी विशेष करके जन प्रतिनिधित्व की दृष्टि से संभवतः 33% तक की भागीदारी लोकसभा और राज्यसभा में किए जाने का प्रावधान रखने वाला एक बिल लाया जाने वाला है। इसके अलावा भी कुछ अन्य बिल आने वाले हैं, पर आज चर्चा करते हैं उस इतिहास की जो जुड़ा हुआ है संसद के पुराने यानी 18 सितंबर तक बने रहे परिसर भवन के साथ। आपको याद दिला दें कि 75 वर्षों पहले इसका जो प्रयोग स्वतंत्र भारत के द्वारा किया गया था, ये परिसर दरअसल पहले इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल के लिए बनाया गया था और 18 जनवरी 1927 से 15 अगस्त 1947 तक इसे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया के रूप में प्रयोग में लाया गया। उसके बाद 15 अगस्त 1947 से 26 जनवरी 1950 और 1950 से 18 सितंबर 2023 तक यह लोकसभा और राज्यसभा यानी कि निचला सदन और ऊपरी सदन के रूप में संसद का यहाँ पर उसकी कार्यवाही होती रही। आपको ये भी याद दिलाते हुए कि इस भवन के आर्किटेक्ट ब्रिटिश थे, स्वाभाविक है,
एडविन लुटियंस और हर्बर्ट बेकर। लुटियंस नाम आपने जो सुना होगा, उसके पीछे भी इन आर्किटेक्ट महोदय का कुछ संबंध है। 1927 जनवरी तब से यह भवन प्रयोग में लाता जा रहा है। सरकार द्वारा बढ़ते भारत की आवश्यकताओं और भारत की अस्मिता दोनों का ध्यान रखते हुए और नई नई आवश्यकताओं, नई सुविधाओं के साथ संपन्न जो सेंट्रल विस्टा रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट के अंतर्गत ट्रायंगुलर प्लॉट जो 2020 से 2023 के मध्य में बनाया गया है, उसका विधिवत विमोचन कल गणेश चतुर्थी के दिन होना है। शुरू करते हैं संसद में प्रधानमंत्री नरेंद्र महोदय के संबोधन के साथ में किस तरह उन्होंने उस भावना को पकड़ते हुए अपने शब्दों में व्यक्त किया जिसका संबंध भावुकता भरे पलों से है। आदरणीय अध्यक्ष जी, ये सदन से विदाई लेना एक बहुत ही भावुक पल है। परिवार भी अगर पुराना घर छोड़कर के नए घर जाता है तो बहुत सारी यादें कुछ पल के लिए उसको झकझोर देती है। और हम जब ये सदन को छोड़ के जा रहे हैं तो हमारा मन मस्तिष्क भी उन भावनाओं से भरा हुआ है, अनेक यादों से भरा हुआ है। खट्टे मीठे अनुभव भी रहे हैं, नोकझोंक भी रही है, कभी संघर्ष का माहौल भी रहा है और कभी इसी सदन में उत्सव और उमंग का माहौल भी रहा है। ये सारी स्मृतियां हमारे साथ हम सबकी साझी स्मृतियां हैं, ये हम सबकी साझी विरासत है और इसलिए इसका गौरव भी हम सबका साझा है। आजाद भारत के नवनिर्माण से जुड़ी हुई अनेक घटनाएं इन 75 वर्ष में यही सदन में आकार लेती हुई हमने देखी है। आज हम जब इस सदन को छोड़ करके नए सदन की ओर प्रस्थान करने वाले हैं, तब भारत के सामान्य मानवीय की भावनाओं को जहां जो आदर मिला है, सम्मान मिला है, उसकी अभिव्यक्ति का भी यह अवसर है। ये भवन साक्षी रहा है भारत की प्रजातांत्रिक यात्रा का, किस तरह प्रजातांत्रिक प्रक्रिया को स्वरूप देने में और उन परंपराओं को बनाने और निभाने की दृष्टि से महत्व है इस भवन का। इसका उल्लेख भी किया प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में। जब मुड़कर आप देखते हैं संसद की कार्यवाही के बारे में बात करते हैं तो आपको याद आते हैं वो महत्वपूर्ण निर्णय जिनका संबंध इस भवन के साथ है, चाहे बात भारत के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी के समय में हुई हरित क्रांति की हो या इंदिरा जी के समय बांग्लादेश के निर्माण की बात हो या बात हो आपातकाल लागू किए जाने की, या फिर हाल ही में हुए कुछ महत्वपूर्ण निर्णयों में से जिनमें एब्रोगेशन आर्टिकल 370 का सम्मिलित रहा हो। इन बातों का और अन्य संदर्भों का उल्लेख भी प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में किया। आदरणीय अध्यक्ष जी, लाल बहादुर शास्त्री जी ने 65 के युद्ध में हमारे देश के जवानों में का हौसला बुलंद करना, उनके सामर्थ्य के लिए को पूरी तरह राष्ट्र हित में झोंक देने की प्रेरणा इसी सदन में से दी थी लाल बहादुर शास्त्री का। और यहीं पर उन्होंने ग्रीन रिवॉल्यूशन के लिए एक मजबूत नींव लाल बहादुर शास्त्री जी ने रखी थी।
आदरणीय अध्यक्ष जी, बांग्लादेश की मुक्ति का आंदोलन और उसका समर्थन भी इसी सदन ने इंदिरा गांधी के नेतृत्व में किया था। यही इसी सदन ने इमरजेंसी में लोकतंत्र पर होता हुआ हमला भी देखा था और इसी सदन ने भारत के लोगों की ताकत को एहसास कराते हुए मजबूत लोकतंत्र की वापसी भी इसी सदन ने देखी थी। वो राष्ट्रीय संकल्प भी देखा था, ये सामर्थ्य भी देखा था। आदरणीय अध्यक्ष जी, ये सदन इस बात का हमेशा ऋणी रहेगा क्योंकि इसी सदन में हमारे पूर्व प्रधानमंत्री चरण सिंह जी ने ग्रामीण मंत्रालय का गठन किया था, रूरल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री। इसी सदन में मतदान की उम्र 21 से 18 करने का निर्णय हुआ था और देश की युवा पीढ़ी को इसका योगदान देने के लिए प्रेरित किया गया, उत्साहित किया गया था। हमारे देश ने गठबंधनों की सरकारें देखी, वीपी सिंह जी हो, चंद्रशेखर जी, और बाद में एक सिलसिला चला। लंबे अरसे से एक दिशा में देश जा रहा था, आर्थिक नीतियों के बोझ तले देश दबा हुआ था, लेकिन नरसिम्हा राव की सरकार थी जिन्होंने हिम्मत के साथ पुरानी आर्थिक नीतियों को छोड़ करके नई राह पकड़ने का फैसला किया था, जिसके आज देश को परिणाम मिल रहे हैं। अटल बिहारी वाजपेयी जी का सरकार भी हमने इसी सदन ने देखी। सर्व शिक्षा अभियान देश में आज वो महत्वपूर्ण बन गया है। आदिवासी कार्यालय मंत्रालय अटल जी ने बनाया, नॉर्थ ईस्ट का मंत्रालय अटल जी ने बनाया। न्यूक्लियर ट्रेस भारत के सामर्थ्य का परिचायक बन गया। और इसी सदन में मनमोहन जी की सरकार कैश फॉर वोट को भी, उस कांड को भी सदन ने देखा है। आदरणीय अध्यक्ष जी, सबका साथ सबका विकास का मंत्र, अनेक ऐतिहासिक निर्णय, दशकों से लंबित विषय, उनका स्थायी समाधान भी इसी सदन में हुआ। आर्टिकल 370 ये सदन हमेशा हमेशा गर्व के साथ कहेगा कि सदन के कारण वन नेशन वन टैक्स, जीएसटी का निर्णय भी इसी सदन ने किया। वन रैंक वन पेंशन, ओआरओपी, ये भी इसी सदन ने देखा। गरीबों के लिए 10% आरक्षण कोई विवाद के बिना पहली बार देश में करने में सफल है। जब हम भावनाओं के साथ भारत की आध्यात्मिक संपदा से जुड़ते हुए देखते हैं मुड़कर, तो याद आ जाता है कि शब्द ब्रह्म जो कहा जाता है, नाद ब्रह्म की जो बात है, और किस तरह से जो समर्पित राजनयिक हुए हैं, यह उनकी तपोस्थली रही है और इसे सिद्ध स्थान बना दिया गया उनके समर्पण के द्वारा, उनके एकाग्रता के द्वारा। यह सब याद करते हुए भारत के प्रधानमंत्री ने कहा कि ये भारत की आत्मा की आवाज के साथ जुड़ा हुआ स्थल है और इस तरह ये आने वाली पीढ़ी के लिए भी एक प्रेरणा का केंद्र है। आजादी के पहले ये सदन इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल का स्थान हुआ करता था। पुराना भवन भी, ये भवन भी आने वाली पीढ़ियों को हमेशा हमेशा प्रेरणा देता रहेगा। चारों तरफ आज भारतवासियों की उपलब्धि की चर्चा हो रही है। माननीय अध्यक्ष जी, देश की 75 वर्षों की संसदीय यात्रा, उसका एक बार पुनः स्मरण करने के लिए
और नए सदन में जाने से पहले उन प्रेरक पलों को, इतिहास की महत्वपूर्ण घड़ी को स्मरण करते हुए आगे बढ़ने का ये अवसर है। हम सब इस ऐतिहासिक भवन से विदा ले रहे हैं। आजादी के पहले ये सदन इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल का स्थान हुआ करता था। आजादी के बाद ये संसद भवन के रूप में उसको पहचान मिली। ये सही है, इस इमारत के निर्माण करने का निर्णय विदेशी शासकों का था, लेकिन ये बात हम न कभी भूल सकते हैं और हम गर्व से कह सकते हैं कि इस भवन के निर्माण में पसीना मेरे देशवासियों का लगा था, परिश्रम मेरे देशवासियों का लगा था और पैसे भी मेरे देश के लोगों के। इस 75 वर्ष की हमारी यात्रा ने अनेक लोकतांत्रिक परंपराओं और प्रक्रियाओं का उत्तम से उत्तम सृजन किया है और इस सदन में रहे हुए सबने उसमें सक्रियता से योगदान भी दिया है और साक्षी भाव से उसको देखा भी है। हम भले नए भवन में जाएंगे, लेकिन पुराना भवन भी, ये भवन भी आने वाली पीढ़ियों को हमेशा हमेशा प्रेरणा देता रहेगा। ये भारत के लोकतंत्र की स्वर्णिम यात्रा का एक महत्वपूर्ण अध्याय है, जो सारी दुनिया को भारत की रगों में लोकतंत्र का सामर्थ्य कैसे है, इसका परिचित कराने का काम इस इमारत से होता रहेगा। आदरणीय अध्यक्ष जी, अमृतकाल की प्रथम प्रभा का प्रकाश राष्ट्र में एक नया विश्वास, नया आत्मविश्वास, नया उमंग, नए सपने, नए संकल्प और राष्ट्र का नया सामर्थ्य उससे भर रहा है। कई महत्वपूर्ण बातों के साथ साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद के इस पुराने परिसर में अपने अंतिम संबोधन में जहां उस पहले दिन को याद किया जब उन्होंने इस भवन की सीढ़ियों पर श्रद्धा के साथ ऐसे माथा टिकाया था जैसे कोई मंदिर में जाकर दंडवत प्रणाम करता है। साथ ही साथ उन्होंने भारत की मूल भावना सबका साथ सबका विकास को लेते हुए जो G20 में जन भागीदारी को रखते हुए कई शहरों में और विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से G20 की अध्यक्षता में भारत ने जिस तरह विश्व को अपने नेतृत्व से पथ दिखलाया और विश्व के बड़े बड़े दिग्गज नेता भारत के नेतृत्व की और दिल्ली डिक्लेरेशन की भी सराहना करते सुनाई दिए, उसका स्मरण भी प्रधानमंत्री ने संसद के इस भवन से अपने अंतिम संबोधन में किया।
जब हम सदन के अंदर आते हैं, हमारे यहां नाद ब्रह्म की कल्पना है। हमारे शास्त्रों में माना गया है किसी एक स्थान पर अनेक बार एक ही लय में उच्चारण होता है तो वो तपोस्थली बन जाता है, उसके एक पॉजिटिव वाइब होते हैं। नाद की एक ताकत होती है जो स्थान को सिद्धि स्थान में परिवर्तित कर देती है। मैं मानता हूं ये सदन भी उस 7-7.5 हजार जनप्रतिनिधियों के द्वारा बार बार जो शब्द गूंजे हैं, जो वाणी यहां गूंजी है, उसने इस सदन में हम बैठकर आगे चर्चा करें या ना करें, लेकिन इसकी गूंज इसे तीर्थ क्षेत्र बना देती है। एक जागृत जगह बन जाती है और लोकतंत्र की प्रति श्रद्धा रखने वाला व्यक्ति आज से 50 साल के बाद भी जब यहां देखने के लिए भी आएगा तो उसे उस गूंज की अनुभूति होगी कि कभी भारत की आत्मा की आवाज यहां पर गूंजती थी। और इसलिए अध्यक्ष महोदय, ये वो सदन है जहां कभी भगत सिंह, बटुकेश्वर दत्त, उन्होंने अपनी वीरता सामर्थ्य से अंग्रेज सल्तनत को जगा दिया था बम का धमाका कर। वो बम की गूंज भी जो देश का भला चाहते हैं उनको कभी सोने नहीं देती। आदरणीय अध्यक्ष जी, ये वो सदन है जहां पंडित जी को इसलिए भी याद किएगा, अनेक बातों के लिए याद करेगा, लेकिन हम जरूर याद करेंगे इसी सदन में पंडित नेहरू का एट द स्ट्रोक ऑफ मिडनाइट की गूंज हम सबको प्रेरित करती रहेगी। और इसी सदन में अटल जी ने कहा था, वो शब्द आज भी गूंज रहे हैं इस सदन में, सरकारें आएगी जाएगी, पार्टियां बनेगी बिगड़ेगी, लेकिन ये देश रहना चाहिए। और अब चलते चलते याद करते हैं कल का दिन विशेष रूप से गणपति भगवान की आराधना के साथ गणेश चतुर्थी बड़े उत्साह और उल्लास से न केवल भारत में बल्कि विश्व के कई हिस्सों में मनाया जाता है। उन्हें विघ्नकर्ता और विघ्नहर्ता दोनों रूपों में याद किया जाता है। सबके लिए मंगलकारी हो यह पावन दिवस, समन्वय और माधुर्य को बढ़ाने वाला हो गणेश चतुर्थी का यह पावन पर्व। ऐसी मंगल कामना के साथ साथ भारत की प्रजातांत्रिक यात्रा में नए मंदिर में जो शुभारंभ जो श्री गणेश हो रहा है, उसको लेते हुए भारतवासियों और पूरे विश्व के लिए कल्याण की कामना करते हुए आज के इस विशेष इनसाइट नेट विद अशोक व्यास कार्यक्रम में आपने हमारा साथ दिया। आपका आभार।